नमस्कार मित्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका अभिनंदन करता हूं। बहुत सारे युवा अथक मेहनत करते हैं, रात दिन पढ़ाई में लगाते हैं, फिर भी उनको परीक्षा में वो सफलता नहीं मिलती है जिसका वो यत्न करते हैं। इसी के लिए वो कई तरह की कोचिंग भी लेते हैं, वर्षों कठिन परिश्रम करते हैं। मैंने तो कई ऐसे युवा देखे हैं, क्योंकि आजकल ऐसे युवा अपनी जो जो असफलताओं को सफलता में बदलने के लिए हर तरह के उपयोग, हर तरह के यत्न भी करने में तत्पर रहते हैं। वो रात्रि रात्रि पढ़ते हैं, पुस्तकों को डालते हैं, कई तरह की कोचिंग लेते हैं और कई तरह के उपायों की मदद करते हैं, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि आज इतना सख्त कंपटीशन का ज़माना है कि इतना प्रयत्न करने के बावजूद भी बहुत सारे युवाओं को उनके मनोनुकूल ना तो अच्छे संस्थानों में प्रवेश मिल पाता है, और यदि संस्थान में प्रवेश मिल भी जाए तो वो जो स्ट्रीम में आगे बढ़ना चाहते हैं, शिक्षा के जिस क्षेत्र को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं, उसमें उनको एडमिशन नहीं मिल पाता है। तो ऐसी समस्या को लेकर बहुत युवा परेशान रहते हैं। मेरे पास इंजीनियरिंग के बच्चे भी आते हैं, मेडिकल के बच्चे आते हैं, क्योंकि मेडिकल में एमबीबीएस करना तो बहुत सहज हो गया है, लेकिन उसके बाद जो हायर एजुकेशन है, एमडी एमएस करना है, वो इतना आसान नहीं, सुगम नहीं, क्योंकि उसमें एक तो सीट लेने को बहुत पैसा लगता है। यदि आप प्राइवेट करना चाहेंगे, एमडी की सीट आज 80 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए की है। एमएस की सीट का भी इतना ही चार्जेस है। तो हर व्यक्ति के पास तो ये सामर्थ्य नहीं, तो चाहते हैं कि उनको सरकारी कोटे से कहीं एडमिशन मिल जाए, लेकिन इतने प्रयास करने के बावजूद भी उन्हें एमडी या एमएस में अपनी जो विषय है उसमें चुनाव उनको सफलता में नहीं मिल पाती है। या फिर इंजीनियरिंग में बहुत सारे बच्चे हैं जो 95% मार्क्स लेने के बावजूद भी कंप्यूटर साइंस जैसे विषय को लेकर आईआईटी या ट्रिपल आईआईटी में प्रवेश लेने से वंचित रह जाते हैं। देखा गया है इस सब के पीछे कुछ ग्रह युक्तियाँ, ग्रह योग, कुछ ऐसे अशुभ ग्रहों की मेल काम करते हैं जो उनकी शिक्षा में, सफलता में ऐसी विघ्न बाधाएं खड़ी करते रहते हैं। मेरे पास सैकड़ों किशोरों की, सैकड़ों बच्चों की जन्म कुंडलियाँ उपलब्ध हैं, और जिससे मेरा अनुभव है, मेरा निष्कर्ष है। पहला निष्कर्ष तो यह है कि यदि किसी व्यक्ति की लग्न भाव में या दूसरे भाव में राहु और केतु बैठे हों, इनके साथ में मंगल और शनि का भी शुभ योग मिल रहा हो, तो ऐसे में उनकी शिक्षा में, सफलता में कई तरह की अड़चनें आती हैं, उन्हें पूरी शिक्षा मिल ही नहीं पाती है। इसी तरह जिन जातकों की जन्म कुंडली के 12वें स्थान पर चंद्रमा विराजमान हो, लग्न ग्रह में कोई पापी ग्रह बैठा हो, और चंद्रमा ऐसे में 6वें, 8वें या 12वें स्थान पर चले जाएं, तो निश्चित रूप से ऐसे जातकों की शिक्षा में या सफलता में एक तरह से निसंदेह रुकावटें आती हैं। उन्हें पूरी तरह शिक्षा प्राप्त करने में या पूरी सफलता को अर्जित करने में वर्षों इंतजार करना पड़ता है, फिर भी उनको वो सफलता नहीं मिल पाती है, वो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाते, क्योंकि चंद्र का ऐसे अशुभ युग में पड़ने से या फिर लग्न और दूसरे भाव में राहु और केतु का मंगल या शनि के साथ विराजमान होने से ऐसी अड़चनें खड़ी होती रहती हैं कि वो पर्याप्त प्रयास कर लें, वो कितनी भी उच्च क्षमता को अर्जित कर लें, लेकिन सरकार के रूप में जो तंत्र पिछले कुछ दशकों से क्रिएट हो गया है, क्योंकि अब आपके पास क्या स्किल है उसका महत्व नहीं है। महत्व ये है कि आपके पास वो डिग्री है कि नहीं, वो लाइसेंस है कि नहीं। लाइसेंस की वैल्यू है, स्किल की वैल्यू नहीं। तो ऐसे में ये ग्रह युक्तियाँ उनके भाग में दुर्भाग्य भर देती हैं। अभी कुछ दिन पहले बहस चल रही थी, सरकार के जो आयुष विभाग है, एक उसने रेगुलेशन जारी कर दिया था। वो उस रेगुलेशन के हिसाब से जो पोस्ट ग्रेजुएट बीएमएस डॉक्टर्स हैं, उनको कुछ माइनर सर्जरी करने की परमिशन दे दी गई थी। बस इतनी परमिशन के बाद देश में बवाल खड़ा हो गया, क्योंकि जो एमबीबीएस हैं, मैं उच्च शिक्षित डॉक्टरों की बात नहीं करता, मैं एमबीबीएस स्तर के डॉक्टरों की बात करता हूँ। वो कहते हैं वो सर्वोत्तम श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उन्होंने मेडिकल कंपटीशन को क्लियर करके एमबीबीएस में प्रवेश लिया है। तो बीएमएस को वो निम्न स्तर का मानते हैं। उनको
एमबीबीएस सफलता नहीं मिल पाती, उसके कई कारण हो सकते हैं। सीधा सीधा कारण तो यही हो सकता है कि उनको किसी अच्छी कोचिंग से कोचिंग लेने की सुविधाएं ना मिल पाई हों और इसी कारण से वो रह गए हों। शिक्षा योग्यता कुछ भी हो सकती है। तो यही जो योग ग्रह युक्तियाँ हैं कुछ कारण बन जाते हैं जो व्यक्ति की शिक्षा में या उस अद्भुत जो स्किल है उसको प्राप्त करने से वंचित कर देते हैं। तो ऐसे में यदि किसी व्यक्ति की लग्न भाव में या दूसरे भाव में राहु और केतु विराजमान हो तो ऐसे जातकों को राहु को दूसरे पहले लग्न भाव से हटाने के लिए एक उपाय करना चाहिए। वो उपाय है कि अपने जब भी जन्मदिन पड़े तो 4 किलो जौ ले ले और 4 जो हवन में अंतिम संध्या के रूप में अंतिम जो हवन आहुति के रूप में जो सूखा नारियल प्रयोग होता है वो लेके एक ही दिन किसी बुधवार को उसे जल प्रभावित कर देना चाहिए। 4 किलो जौ और 4 सूखे नारियल। इस उपाय के माध्यम से जो राहु लग्न भाव में बैठ के शिक्षा में विघ्न बाधाएं खड़ी करते हैं, शिक्षा का जो आयाम है वो बदल देते हैं। तो ऐसे में इस अवरोध से बाहर आने के लिए जो उपाय अति उत्तम है। इस उपाय को जब तक सफलता न मिले तब तक दोहराते रहना चाहिए, साल में एक बार अपनी वर्षगांठ के आसपास। ये बहुत अच्छा उपाय है, बहुत प्रभावशाली उपाय है। इसी तरह यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में जो मंगल हैं, मंगल लग्न भाव का अच्छा रहता है, वो व्यक्ति को अति तीव्र प्रतिभावान बनाता है। यद्यपि उसको क्रोध बहुत तेजी से आता है, क्रोध में कारण वो कुछ गलत निर्णय ले पाता है, पूरी तरह से अपने निर्णय पर केंद्रित नहीं हो पाता है। तो मंगल तो अपने लग्न भाव में ठीक रहता है। यदि केतु दूसरे भाव में बैठ जाए, केतु के साथ में शनि का प्रभाव होता है, तो ऐसे जातकों को इस उपाय के साथ में एक अन्य उपाय भी करके रहना चाहिए। इसके लिए क्योंकि दूसरे घर में यदि शनि बैठे हैं तो ऐसे जातकों को कम से कम 1 साल के लिए अपने शरीर पर खास करके बालों में सरसों का तेल लगाना छोड़ देना चाहिए। सरसों के तेल के प्रयोग से शनि की अशुभता बढ़ जाती है, शनि के अशुभ प्रभाव में वृद्धि होती है। तो ये उपाय नहीं करना चाहिए। और यदि केतु दूसरे भाव में हो, केतु के लिए हमें सरसों के तेल की जगह दूध का हम तिलक लगाते रहे माथे पर, तो उससे हमें काफ़ी अनुकूल लाभ मिलते हैं। केतु के लिए दूध का प्रयोग माथे पे करने से हमें शिक्षा की जो अवरोध का जो स्थिति है उससे भी हम बच जाते हैं। शनि और केतु दूसरे घर में यदि किसी तरह की शिक्षा में बाधक खड़ा कर रहे हैं, परिवार से अलग कर रहे हैं, धन की कमी कर रहे हैं, तो इस उपाय से भी हम बच सकते हैं। शनि को शुभ करने के लिए ऐसे बच्चे, ऐसे युवा एक उपाय और भी कर सकते हैं। वो उपाय है 43 दिन तक लगातार नंगे पैर जिस जगह आप रह रहे हो उस जगह से किसी मंदिर में, किसी देवी स्थान पर जाना और देव प्रतिमा के सामने मत्था टेकना। ये भी उपाय आपके लिए बहुत उपयोग हो सकता है। और इसके लिए एक काम कर सकते हैं, मंदिर जब भी जाएं खाली हाथ ना जाएं, चाहे पुष्प हो, कोई फल हो, कुछ ना कुछ लेके जाएं। फल के रूप में जो मौसमी फल होते हैं, ज़रूरी नहीं कि विदेशी या महंगे फल ही ईश्वर को पसंद हैं। कोई भी सहज साधारण जो मौसमी फल होता है उसको भी आप मंदिर में दे सकते हैं। अन्यथा पुष्प ले जाके ईश्वर की अर्चना कर सकते हैं, ईश्वर से आशीर्वाद ले सकते हैं। मात्र इन छोटे छोटे उपायों के माध्यम से आप अपनी अधूरी शिक्षा को, अपूर्ण शिक्षा को, या जिस शिक्षा को, जिस प्रतियोगिता को पास होने में, सफल होने में आप अड़चन महसूस कर रहे हैं, सहजता से पार करके आगे बढ़ सकते हैं। अपने जीवन की उस आशा को, उस इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं जिसके लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं।